WWE ने अंडरटेकर, रॉक, स्टीव ऑस्टिन जैसे लेजेंड्स को बनाया, लेकिन कभी कभी उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को भी लॉन्च किया जिसे देखकर फैंस ने गालियां देना शुरू कर दिया। ना स्टोरी, ना सेंस, ना क्राउड रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ एम्बेरसमेंट। और आज एक्सपोज होगा WWE का सबसे बड़ा क्रिएटिव डिजास्टर, जिसे देखकर शायद आप एग्री भी ना करो। WWE का वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल है। कभी एक सिंपल आइडिया लेजेंड बन जाता है और कभी $1 मिलियन प्रेजेंटेशन भी क्राउड को इम्प्रेस नहीं कर पाता। आज की लिस्ट सिर्फ वर्स्ट और एम्बैरेसिंग कैरेक्टर्स की नहीं है, ये उन एक्सपेरिमेंट्स की कहानी है जो काम ही नहीं कर पाई थी। 1993 में WWE को नए मॉन्स्टर्स चाहिए थे और उन्हें मिला एक 8 फीट का जाइंट जिसका सिर्फ साइज ही बड़ा था। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसकी एक्चुअल हाइट थी 7 फीट 7 इंच की, पर उसे एकदम से 8 फीट का मॉन्स्टर बना दिया था फेक सूट के साथ, जिसके पास टाइमिंग नहीं थी, ना मूवमेंट था और ना कोई साइकोलॉजी। और वो सिर्फ एक स्लो स्टिफ जायंट था जो रेसलिंग के स्क्वाड सर्कल में गुमसा लग रहा था। और उसका फ्यूड यहाँ पे रखा गया था दी अंडरटेकर के साथ, जिसके साथ रेसलमेनिया 9 पर टेकर का मैच हुआ था, जो पूरे रेसलमेनिया की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट मैच निकला। क्राउड कंफ्यूज्ड हो गया था, जहां पर जायंट ने क्लोरोफॉर्म को यूज किया था और टेकर को ही पूरा मैच अपने कंधों पर रखना पड़ा था। और टेकर का भी ये वर्स्ट एक्सपीरियंस निकला अभी तक के उनके करियर में। पर यहाँ जायंट गोंजाल्विस ने ये प्रूव कर दिया था कि रिंग में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ बड़ा साइज ही नहीं, टैलेंट की भी जरूरत होती है। लेकिन जायंट गोंजाल्विस ही WWE का सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं था। कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं जो गोंजाल्विस को मात देते हैं, और वो थे फेक डीजल और फेक रेजर रेमॉन। फेक डीजल को प्ले किया था ग्लेन जेकब्स ने, जो बाद में आइकॉनिक केन बने थे, और फेक रेजर रेमॉन को प्ले किया था रिक बॉगनर ने। जब ओरिजिनल डीजल और रेजर WCW चले गए थे और WWE ने सोचा कि डीजल और रेजर रेमॉन उनके कॉपीराइटेड कैरेक्टर्स हैं, तो वो गिमिक को रख सकते हैं और परफॉर्मर्स को चेंज कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था। उनके कपड़े और स्टाइल सेम था, पर ओरा जीरो था। और क्राउड ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें से फेक रेजर रेमॉन इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग था कि जब जब वो ओरिजिनल स्कॉट हॉल की एक्टिंग करना शुरू करता था, व्यूअर्स अपने इरिटेशन के लेवल की हद पार कर जाते थे। दोनों कैरेक्टर्स जैसे तैसे करके 1 साल तक टिक गए थे, पर WWE ने यहाँ पर फिर से अपने क्रिएटिव लेवल का फेलियर ही शो किया था, और बाद में ये रियलाइज किया था कि कुछ चीजें कॉपी नहीं होती और लेजेंड्स को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पर इसके बाद जो आने वाला है उसे WWE क्या सोचकर लाया था, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया, न जान पाया है। जो आधा बुल था और आधा इंसान, जो एक बुल का बड़ा सा हेलमेट पहनकर आता था और उसका रिंग स्टाइल भी एक फाइटिंग बुल जैसा था। इस कैरेक्टर का नाम था मेंटोर, और उसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेजर रेमॉन को भी चैलेंज किया था। पर कुछ महीनों के बाद ही इस गिमिक को टीवी से हटा दिया गया था और उसे WWE न्यू जनरेशन एरा का अभी तक का वर्स्ट गिमिक बताया गया है, उसके कार्टूनिश नेचर को देखते हुए। और इसी पीरियड में WWE न्यू जनरेशन एरा एक और ऑक्यूपेशनल कार्टूनिश गिमिक को लेकर आया था, और वो एक हॉकी प्लेयर की थी जो लेजी था, आउटडेटेड था और पूरी तरफ से एक बकवास कैरेक्टर था, और वो था द गून, जो एक हॉकी जर्सी में रिंग में आता था, जो वायलेंट दिखना चाहिए था, पर पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमेडिक टाइम पास कैरेक्टर ही बनकर रह गया था। और कुछ महीनों के बाद ही WWE ने गून को रिलीज कर दिया था। ये वो टाइम था जब WWE अपने क्रिएटिविटी के वर्स्ट फेज में था, जहाँ क्रिएटिव के नाम पर WWE ने नौटंकी दिखाना शुरू कर दिया था। 2003 में WWE ने एक रियल लाइफ डेंजर को साइन किया था, जो एक क्रिमिनल था जिसके पास मसल्स थे और खतरनाक लुक था, जिसका प्रेजेंस ही भयानक था, और वो था नेथन जोन्स। WWE ने सोचा कि ये ब्रेकआउट मॉन्स्टर निकलेगा, पर हुआ इसके एकदम उल्टा। और यहाँ WWE के पास एडवांटेज उसके पास क्रिमिनल एक्सपीरियंसेस का भी था। जोन्स की रेसलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, और अंडरटेकर जैसे बड़े स्टार के साथ जोन्स को पेयर किया गया था। रेसलमेनिया 19 पर टेकर और जोन्स बिग शो और A-Train को फेस करने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पर जोन्स को मैच से आउट कर दिया गया था। जोन्स के पास प्रेजेंस तो था, लेकिन रेसलिंग रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी नहीं थी। WWE ने जोन्स को हर कोशिश करी मॉन्स्टर बनाने की, लेकिन जोन्स के अंदर एक चीज की और कमी थी, और वो थी प्रोफेशनलिज्म की। WWE के लगातार ट्रेवलिंग शेड्यूल की वजह से वो परेशान हो गया था और 7 महीने के अंदर ही अपनी रिलीज की मांग कर दी। एक और एक्सपेरिमेंट जो सरवाइव नहीं कर पाया। सिर्फ टैलेंट होना अलग बात है और WWE मशीन होना अलग। नेथन जोन्स के फेलियर के बाद WWE को और बड़े साइज के रेसलर्स चाहिए थे, और जल्दबाजी में WWE ने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, और 2004 के स्मैकडाउन और रॉ में 2 और साइकोपैथ मॉन्स्टर्स को लाया गया। पहले स्मैकडाउन में हाइडनराइक आया और रॉ में जीन स्निट्स्की। हाइडनराइक को स्मैकडाउन में एक साइकोपैथ की तरह दिखाया गया था और अंडरटेकर के साथ एक फ्यूड भी दिया था, पर हाइडनराइक की रेसलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा खराब निकली। और उधर रॉ में जीन स्निट्स्की को भी एक हाई प्रोफाइल केन और लीटा लव एंगल में डाला गया था, जहां पर वो एक बेबी डॉल को किक भी करता है और इट्स नॉट माय फॉल्ट से पॉपुलर भी हुआ था, और कुछ बड़ी स्टोरी लाइन्स में वो दिखा था, पर वो वहीं तक ही लिमिटेड रह गया था। रॉयल रंबल 2005 में एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पर दोनों हाइडनराइक और स्निट्स की बातचीत करते हुए दिखते हैं, जो इतना ज्यादा वाहियात था कि खुद मैंने इसे टीवी पर देखा था और चैनल ही चेंज कर दिया। दोनों का मैच केन और अंडरटेकर के अगेंस्ट रेसलमेनिया 21 पर फाइनल हुआ था, पर उनका मैच कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि दोनों रेसलर्स इतने बड़े स्टेज पर उतरने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाइडनराइक को WWE ने रिलीज कर दिया था, पर स्निट्स्की को WWE ने इसके बाद और ज्यादा गंदी गिमिक दे दी थी और उसका लुक और ज्यादा खराब कर दिया था। और वो ECW ब्रांड में सबको अटैक करता है और अनडिफिटेड रहता है। WWE ने यहाँ तक भी उसे एक साइकोटिक ह्यूमन की तरह दिखाया था, पर स्निट्स्की की रिक्वेस्ट के बाद उसे रिलीज कर दिया गया।
और इन साइकोपैथ मॉन्स्टर्स के फेलियर के बाद एक और बंदा आता है लूथर रेंस, जिसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बड़ी मेजर स्टोरी लाइंस का पार्ट बनाना चाहा था। लूथर रेंस के पास मसल्स थी, पर्सनैलिटी थी, जो विंस मैकमैन की पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी सुपरस्टार में। पर एज यूजुअल रेंस का इन रिंग एक्सपीरियंस लिमिटेड था और नेचुरल करिश्मा जीरो था। कोई पर्सनैलिटी नहीं, कैरेक्टर वाइज बहुत ज्यादा स्टिफ। रेंस को मेजर स्टोरी लाइंस भी प्रोवाइड करी गई थी, जहां पर वो कर्ट एंगल के हिंचमैन होते हैं और अंडरटेकर के साथ भी वो एक फ्यूड में थे और बिग शो के साथ भी रेंस ने कुछ मैचेस लड़े थे। पर रेंस यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी स्पेशल नहीं प्रोवाइड कर सके थे और उन्हें भी उनकी रिक्वेस्ट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया गया था। पर इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो एक री इन्वेंशन था, एक लेजेंडरी सुपरनैचुरल गिमिक का, जिसे कोई पुल नहीं कर सकता सिवाय दी अंडरटेकर के। अंडरटेकर की मिनिस्ट्री और डार्कनेस वाला कैरेक्टर ओवर द इयर्स काफी पॉपुलर हुआ था एटीट्यूड एरा के पीक टाइम पर, और टेकर ने इस कैरेक्टर को इसके बाद कभी भी रिपीट नहीं किया था। पर मिड 2000s में टेकर की ही फैमिली का एक रिलेटिव आया था और इस तरह के रिचुअल्स को करने लगा था और पूरे व्हाइट कपड़े पहनता था, और उसके प्रोमोस को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया था कि टेकर जैसी कोई सुपरनैचुरल फोर्स आने वाली है, और ये फोर्स मॉर्डिगाय थी, जिसे देखकर ये लगता था कि ये कोई बी ग्रेड फिल्म का कैरेक्टर है और उसकी रेसलिंग एबिलिटी स्टिफ थी और रिफ्लेक्सेस स्लो थे। मॉर्डिगाय इंप्रेस करने में फेल हो गया था और रूमर्स ये थे कि टेकर की फैमिली से इसे लिंक किया जाएगा और टेकर और मॉर्डिगाय की एक स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती थी, पर टेकर ने मना कर दिया था। फिर मॉर्डिगाय को इसके बाद टीवी प्रोग्रामिंग से हटा दिया गया था। और अभी तक हमने जायंट्स देखे, फेक लेजेंड्स देखे, हमने साइको और डार्क एक्सपेरिमेंट्स देखे, लेकिन अब जो आने वाला है वो सिर्फ ऑकवर्ड ही नहीं था, वो कंफ्यूजिंग भी नहीं था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का शायद सबसे बिजार कंसेप्ट था, जो शक्ल से भद्दा था और सुस्त दिखता था, पर जब बेल बजती थी वो एक मशीन बन जाता था। और ये था फीस्टस। फीस्टस के फेस पे एक अजीब सा वियर्ड एक्सप्रेशन रहता था और ये विंस मैकमैन का आइडिया था और फीस्टस को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रिएट किया गया था। फीस्टस को टैग टीम से लॉन्च किया गया था, जहां पर उसे एक मेंटली चैलेंज्ड इंसान बताया गया था जो हर टाइम स्ट्रगल करता है सोसाइटी में रहने के लिए और उसे कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है, और इस गिमिक को क्रिटिसाइज भी किया गया था और इनसेंसिटिव बताया गया उनके लिए जो रियल लाइफ में मेंटल कंडीशन से सफर कर रहे हैं। फिर 2009 में फीस्टस रिटर्न हुआ था, जहां पर सीएम पंक की स्ट्रेट एज सोसाइटी का वो हिस्सा होता है। पंक ये रिवील करता है कि फीस्टस को नशे करने की आदत थी और इस खराब आदत को पंक ने छुड़वाया था। फीस्टस के कैरेक्टर को लूक गैलोस ने निभाया था और गैलोस इसके बाद के सालों में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए परफॉर्म करता रहा था और दूसरी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी गैलोस एक्टिव रहा था।